तो आप सबका पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में और देन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यदि आप थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको आप जानना चाहते हैं तो आपको इसको पहले हमारे पुराने वीडियोस को जो इसके प्लेलिस्ट में स्टोर है उसको आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इसको क्लियरली डिस्कस किया है कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यह बताने जा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कितने प्रकार का होगा। तो आज हम लोग यह डिस्कस करेंगे ऑन बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है, कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम है और यह हमारा सराउंडिंग है। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनका मास होगा और हर एक पार्टिकल के पास कुछ अपनी कुछ न कुछ एनर्जी होगी। तो हो सकता है कि वह अपने मास मतलब पार्टिकल्स और एनर्जी अपने इस सराउंडिंग से वह शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। तो इसके बेसिस पर हमने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग, there are 3 types of thermodynamical systems, and these 3 types are: the first is isolated system, second is closed system, and the third one is open system. तो अब हम लोग यह देखेंगे कि ये आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम क्या होते हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, क्या होते क्या है यह। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो हमने कहा कि a thermodynamical system which do not exchange mass as well as energy with surrounding is called isolated system। मतलब कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से न तो मास का एक्सचेंज करता हो न तो एनर्जी का एक्सचेंज करता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि ये हमारे पास यह एक सराउंडिंग है, यह एक हमारा यूनिवर्स है और इसमें एक हमने सिस्टम को रखा हुआ है, यह हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। तो दिस इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एंड रेस्ट वन दिस इज द सराउंडिंग। तो यदि इस प्रकार से यह व्यवस्था बने कि इसमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स के पास अपनी एनर्जी भी है, तो न तो यह पार्टिकल इस सराउंडिंग को जाते हैं और न तो सराउंडिंग से इसके अंदर कोई पार्टिकल आ सकता है, साथ ही साथ न तो यह अपनी एनर्जी को सराउंडिंग को देते हैं न तो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। तो इस प्रकार का जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होगा उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब यह संभावना कैसे बन सकती है, तो मान लिया जाए कि हमारे जो सिस्टम की जो बाउंड्री है, तो सिस्टम की जो बाउंड्री है वह एक नॉन कंडक्टिंग वॉल से बना हो। तो नॉन कंडक्टिंग वॉल से बनने का फायदा क्या होगा कि एनर्जी बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, अंदर से बाहर भी नहीं जा पाएगी। साथ ही साथ यह नॉन पोरस टाइप का हो, इम्परमिएबल टाइप का हो, मतलब कि इनकी दीवारों से होकर के कोई भी पार्टिकल लीक न कर सके सराउंडिंग को या सराउंडिंग से अंदर सिस्टम के अंदर। तो यह सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करने लगेगा। आइसोलेटेड सिस्टम को ही हम लोग एडियाबेटिक सिस्टम भी कहते हैं कि अपने सराउंडिंग से एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं करेगा। तो जैसा मैंने बताया उसके बेसिस पर आइसोलेटेड सिस्टम की 2 प्रॉपर्टी होगी, वह इस प्रकार से है। पहला कि इन दिस द सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड वॉल्स। इंसुलेटेड को ही नॉन कंडक्टिंग कहेंगे, एडियाबेटिक वॉल भी कहेंगे। इम्परमिएबल मतलब नॉन पोरस टाइप का। तो यदि परमिएबल हो जाएंगे तो पार्टिकल लीक करने लगेंगे और अगर कंडक्टिंग हो जाएगा तो एनर्जी एक्सचेंज होने लगेगा, जो कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में अलाउड नहीं है।
तो यह पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, अगर इसी आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देखते तो यह माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के जैसा बिहेव करता है। तो मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम इज सिमिलर टू माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे। द नेक्स्ट सिस्टम इज द क्लोज सिस्टम। तो बताया गया कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मास विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। मतलब कि जो मेरा यह थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और यह उसका सराउंडिंग है, ऐसा कई बार बताया जा चुका है। तो इस सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। अब यह कैसे संभव है? तो इसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं, उनके पास अपनी एनर्जी भी होगी, उनका मास भी होगा। तो ये अपनी एनर्जी को इस वाल के माध्यम से सराउंडिंग को से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाल क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग टाइप का होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें पार्टिकल्स का एक्सचेंज इसमें अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये वाल जो है वह नॉन परमिएबल होना चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए। मतलब ये छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए जिससे कि पार्टिकल इसके सराउंडिंग में या सराउंडिंग के पार्टिकल सिस्टम के अंदर आ सके। तो कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से केवल एनर्जी का एक्सचेंज करता हो, मास का एक्सचेंज नहीं करता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज सिस्टम को भी हम लोग उनके साथ कुछ प्रॉपर्टीज को पाते हैं। तो वह प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोज सिस्टम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि इन दिस द सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब नॉन पोरस, मतलब जिससे पार्टिकल लीक न कर सके। इम्परमिएबल बट डायाथर्मिक वाल्स। डायाथर्मिक वाल्स मतलब अब ये वाल कंडक्टिंग टाइप के हो जाएंगे। वाल अब जो है कंडक्टिंग टाइप, पहले क्या था? एडियाबेटिक वाल था, यहां पर हमने कंडक्टिंग वाल या डायाथर्मिक वाल ले लिया है। दूसरा क्या है कि यदि क्लोज सिस्टम को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देखते तो क्लोज सिस्टम्स इज सिमिलर टू गिब्स कैनोनिकल इंसेंबल, या गिब्स कैनोनिकल इंसेंबल के जैसा बिहेव करते हैं। अब तीसरा सिस्टम है ओपन सिस्टम। तो यहां पर क्या बताया जाता है कि कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हो जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी और साथ ही साथ मास दोनों का एक्सचेंज कर सकता हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। मीन्स अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एज वेल एज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो मतलब कि हमारे पास यह कोई मेरा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और यह उसका सराउंडिंग है। तो यहां पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के पास अपनी कुछ एनर्जी भी है। तो यह पार्टिकल भी आ जा सकते हैं सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, साथ ही साथ एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यह संभावना कब बनती हो कि ये मेरा जो वाल है सिस्टम का ये कंडक्टिंग टाइप का हो और साथ ही साथ यह पोरस टाइप का हो, जिससे कि पार्टिकल्स पास कर सके आसानी से। तो इस तरह से ओपन सिस्टम के साथ भी कुछ प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सिस्टम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन दिस द सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय परमिएबल। मतलब परमिएबल मतलब पोरस, पोरस मतलब छिद्रयुक्त दीवार बने होंगे। तो इन दिस द सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय परमिएबल एंड डायाथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग वाल्स। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हेन ओपन सिस्टम इज यूज्ड देन इट इज वेरी सिमिलर टू ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब इन्हीं सब तीनों व्यवस्था को हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे और वो शायद समझने में ज्यादा आसान होगा। तो जैसे कि हमारे पास यह टेबल है, इसमें 3 कॉलम देख रहे हो, एक आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा ओपन सिस्टम, और 2 रो है, एक एनर्जी का और एक मास का। तो हमने क्या कहा बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम में न तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा न तो मास का ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब कि ऐसे सिस्टम को हमने एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। दूसरा हमने कहा कि यदि एनर्जी का एक्सचेंज संभव हो रहा है लेकिन मास अभी भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? इसको बताएंगे हम लोग क्लोज सिस्टम। और तीसरा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है,
साथ ही साथ मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के टाइप्स को डिस्कस किया ऑन बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। अब हम लोग इसके आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि आपने सिस्टम को डिसाइड कर लिया कि मेरा सिस्टम किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, मतलब कैसा सिस्टम है, देन हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका क्या महत्व है, हम लोग इसको यहां देखेंगे। तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को, जैसा मैंने पहले भी बताया है, किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम लोग उसके थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो अगर हम उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स को, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके पहले उसमें थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम होना जरूरी होता है। अब ये थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम एक सिंगल टर्म नहीं है, बल्कि यह तीन अलग अलग इक्विलिब्रियम का एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसा मैंने बताया कि ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। As time passes, the pressure and temperature of a homogeneous system attains a steady value. Under steady value of pressure and temperature, thermodynamical system is said to be in thermodynamical equilibrium. मतलब क्या बताया इसका क्या मतलब होता है कि यदि कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, अगर उसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर एक स्टेडी वैल्यू को अटेन कर लेता है, एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेता है, और इस स्टेडी वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं कि सिस्टम मेरा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन ये स्टेडी वैल्यू जब आएगा तो उसके साथ ही साथ तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। और ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या है? तो पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम, अगर ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है जो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर जाए तो देन हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और यदि वह थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो देन डेफिनेटली प्रेशर और टेम्परेचर जो है अपनी स्टडी वैल्यू को अटेन कर चुका होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये होता है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए? तो उसके कुछ वजह है, बताएंगे हम लोग। तो यदि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है तो उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर और अन्य थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को अगर देखें तो सभी जगह पर एक ही वैल्यू पाई जाती है। दूसरा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में तब तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में न पहुंच जाए। तो इसलिए चूंकि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का उपयोग हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने के बाद करते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तभी उसका कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ आउटकम्स आएंगे। तो यदि हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वह थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मेरे किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके पहले थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो जो पहले मैंने बताया था कि नंबर डेंसिटी या n/v टेंडिंग टू फाइनाइट, होमोजीनिटी, ये सभी के सभी एक साथ एग्जिस्ट कर जाती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैंने तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, हम इनकी बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा यदि उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई नेट फोर्स, किसी भी पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है।
तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। मैंने यह एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम डिफाइन किया यहाँ पर और बताया कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये अलग अलग गैसियस पार्टिकल्स है और इन्हीं गैसियस पार्टिकल्स से मिलकर के हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंपोज किया गया है। तो यदि यह कहा जाए कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर ऐसा है कि यह पार्टिकल पर नेट फोर्स की वैल्यू जो है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है और ऐसा सभी जगहों पर पाया गया कि जो अंदर इंटीरियर में जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर नेट फोर्स 0 है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना यह पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा होगा उतना ही एक इधर से इसको बैलेंस भी कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि जब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब भले ही उस पार्टिकल के चारों तरफ उसके एनवायरनमेंट में बहुत से पार्टिकल्स हैं लेकिन उनका नेट इफेक्ट 0 है उस पर। तो इस तरह का जब इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया है। अब दूसरा सवाल होता है कि मान लिया जाए कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो जाता, क्या दिक्कत होती। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस सिस्टम में एक मैकेनिकल वेव जनरेट हो जाती है। If mechanical equilibrium does not exist inside thermodynamical system, then a mechanical wave generated inside the system. और जब मैकेनिकल वेव जनरेट होगा तो क्या होगा, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि जैसा मैंने कहा कि मेरा ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और नेट फोर्स इस पार्टिकल पर 0 नहीं है, इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से क्या कहा जाता है कि जिधर फोर्स लगेगा उधर पार्टिकल मोशन करेगा। तो यह पार्टिकल अब रैंडमली जिधर फोर्स है उधर नेट फोर्स की वैल्यू उधर मोशन करेगा। तो इस दौरान क्या होगा, हो सकता है कि वो आगे किसी पार्टिकल से देन कोलिजन भी तुरंत करना शुरू करेगा और एक रैंडम बिहेवियर जनरेट हो जाएगा। इस तरह से इसी को हम लोग कहते हैं कि एक मैकेनिकल वेव जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि यह मैकेनिकल वेव जनरेट हो जाएगा तो हमारा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो thus no macroscopic movement should be present inside the system for mechanical equilibrium। मतलब कि यदि सभी पार्टिकल्स घूमने लगे उसके अंदर एक साथ, कहा जाए कि रैंडमली मूव कर रहे हैं और इस तरह से एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं लगातार, तो वहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं की जा सकती है। नाउ द सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो for thermodynamical system to be in thermal equilibrium, there should no any temperature difference in any part of the system। हम इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी इसको समझा सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, तो इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर, जैसा मैं कई बार बता चुका हूं कि यह थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो है पार्टिकल से कंपोज्ड होगा और इन पार्टिकल्स से पास अपनी एनर्जी होगा, इनका मास भी होगा। अब कहा गया कि यदि इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के इस पॉइंट पर मैंने टेम्परेचर को मेजर किया, इस पॉइंट पर मैंने टेम्परेचर को मेजर किया, चाहे इस पॉइंट पर टेम्परेचर मेजर किया, चाहे यहां पर मेजर किया, सभी जगह एक ही टेम्परेचर पाया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बताएंगे कि यह थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। नोट करना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम अलग होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो मैंने क्या कहा कि इफ ऑल पार्ट हैव सेम टेम्परेचर देन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब फिर सवाल यहां उत्पन्न होता है कि क्वेश्चन है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम न हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, कि हम लोग इस पर इतना जोर दे रहे हैं, हमारे पास उसका भी आंसर है कि यदि मान लिया जाए कि यहां पर यह कहा जाए कि यहां का टेम्परेचर T1 है और यहां का टेम्परेचर T2 है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करने लगता है। तो जो बड़ा टेम्परेचर होगा अपने से कम टेम्परेचर की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू करेगा, तो इस प्रकार से एक हीट वेव जनरेट हो जाएगी इस थर्मल सिस्टम के अंदर, और तब हम ये कह सकते हैं कि यह हमारे लिए समस्या हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सभी जगह एक जैसा टेम्परेचर हो और इसके लिए थर्मल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। तो if thermal equilibrium does not exist inside thermodynamical system, then heat conduction
will take place inside the system. So no temperature should be present inside thermodynamical system for thermal equilibrium. तो इसका मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर हम लोग सिस्टम को चाहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसके बाद जो लास्ट जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वह है केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम? तो फॉर ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम टू बी इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम देयर शुड नो एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि मोटे तौर पर बताया जाए तो कहा जाए कि यदि कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है एट ए टाइम, जिस क्षण या एक समय अंतराल में अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उस सिस्टम को बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाए न रहे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? रिएक्शन ही तो टेक प्लेस कर रहा है अंदर, ये तो होना ही चाहिए, रिएक्शन तो होते ही है पार्टिकल्स के बीच में। तो अब इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझा सकते हैं। ये कहना यह है कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है और इसमें हमने जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम को आसान से समझने के लिए, हमें अच्छे से समझ में आए, तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिस्ट रखते हैं। और जैसा लिस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो 3 होता है किसी सिस्टम के लिए, मतलब मोनो एटॉमिक होता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ने के लिए मोनो एटॉमिक गैस से ही एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या था, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। अब उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए जरा कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं कि मान लिया जाए कि हमारे पास, जब मैंने थर्मोडायनामिकल सिस्टम को लिया था तो उस समय हमारे पास 100 पार्टिकल्स थे, 100 हाइड्रोजन एटम्स थे। लेकिन जब मैंने अपने थर्मोडायनामिकल सिस्टम में जब मैं कहा कि अब मैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करूंगा और मैंने 100 एग्जाम्पल तौर पर बताया, 100 पार्टिकल्स बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं होते, इतना संभावना भी नहीं बनती है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया है सब कि 100 पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। और जब मैं यह लिया तो इतना ही था, लेकिन जब मैं प्रारंभ किया इक्वेशन को तो यह 50 H2 मॉलिक्यूल्स में बदल चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था और रिएक्शन हो गया था। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया होगा तो उनकी संख्या हो जाएगी 50। अब हुआ यह कि जब हमने अपना थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया तो जो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था और जो रिजल्ट आया वो दोनों डिफरेंट था। अब ऐसा क्यों हो गया, क्यों होगा ऐसा? तो जब मैंने 100 पार्टिकल्स लिया था, हाइड्रोजन एटम लिया था 100, तो देन इसकी टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वह 300 थी, क्योंकि एक एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 100 एटम के पास 300 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। तो मतलब कि जब मैंने प्रारंभ करने की कोशिश किया था, जब थर्मोडायनामिकल सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किया था, तो वह 300 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिस्टम था। लेकिन जब मैं रिएक्शन को, जब मैंने अपनी स्टडी को प्रारंभ किया तो मुझे पता भी नहीं था वह 50 डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया है ये। तो एक डायटोमिक में तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 50 में कितना हो जाएगा? तो यह 250 डिग्री ऑफ फ्रीडम का हो चुका है। मतलब हमने सोचा था, समझा था कि 300 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सिस्टम पर मैं अपना थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने जा रहा हूं और वह वास्तव में 250 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिस्टम हो चुका है। तो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट और जो हमारा एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आ रहा होगा वो मैच कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी यह है कि जब हम कोई अपनी स्टडी को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी स्टडी के बीच में कोई इस तरह की घटना ना हो जाए कि उसमें पूरा मेरा सिस्टम ही बदल जाए। और इसको रोकने के लिए जरूरी क्या है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक आवश्यक एनर्जी चाहिए। तो हम इस तरह से अपने थर्मोडायनामिकल सिस्टम को डिजाइन करें कि हमारे पूरे स्टडी के दौरान उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह ना ले हो सके। और अगर ऐसा मैंने बना लिया तो हम कहेंगे कि हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इसी चीज को मैंने यहां पर डिस्कस किया है कि इफ केमिकल इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड थर्मोडायनामिकल सिस्टम देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल चेंज, so behavior of gaseous system will change। अब नेक्स्ट हम लोग है और लास्ट है इस वीडियो लेक्चर में
quasi-static process. What is the quasi-static process? तो then the thermodynamical processes are defined in equilibrium state. मतलब जितने भी हम लोग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को बताएंगे, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और देन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की ही बात करने जा रहे हैं। तो अभी मैं बता सकता हूं कि जब मैं कभी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को स्टडी करता हूं, तो हम लोग कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट से स्टार्ट करते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए मैंने अभी डिस्कस किया है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये मेरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि इतना होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो है एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ उसमें डेविएशन जरूर आता है इक्विलिब्रियम स्टेट से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं कोई प्रोसेस कर रहा होगा, वो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं था, बल्कि वह स्मॉल डेविएटेड कंडीशन में प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से कहा जाए कि जो भी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम स्टेट में न हो करके इक्विलिब्रियम स्टेट के बहुत ही क्लोज, मतलब कि स्मॉल डेविएशन में परफॉर्म किए जा रहे हों, उन सभी प्रोसेसेस को हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस कहते हैं। तो अब हम लोग यह मोटे तौर पर समझा सकते हैं इसमें कि all those processes which are happening in small deviated equilibrium condition are called quasi-static process. तो अभी के इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को कितने भागों में बांट सकते हैं, उसके मास और एनर्जी के एक्सचेंज के बेसिस पर। देन मैंने डिस्कस किया कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और लास्ट में हमने क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो आप सबका पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल